क्रांतिकारी बहुत क्रांतिकारी में आपका स्वागत है। आज एक और बड़ी पेशकश लेकर आए हैं हम। कई खुलासे करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से अगली जनरेशन आतंकियों की तैयार हो रही है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान होंगे। हमारे साथ जनरल सिन्हा है इस वक्त, हमारे साथ पाकिस्तान से होंगे कर्नल शफकत सईद। आप सभी से हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें। जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्रांतिकारी बहुत क्रांतिकारी में, वो खबर आ रही है पाकिस्तान के लाहौर से। किस तरीके से लाहौर की अगर बात की जाए तो वहां पर अब अगली पीढ़ी मोर्चा संभाल चुकी है। आज तक के क्रांतिकारी खुलासे की श्रृंखला में आज हम एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसे देखने और सुनने के बाद आपको पाकिस्तान पर गुस्सा आने से ज्यादा दया आएगी। ये तो हम दिखा चुके हैं कि कैसे बीच लाहौर में लश्कर की रैली होती है। यह भी दिखा चुके हैं कि कैसे वो चीन का गुलाम होता जा रहा है। आज देखिए आतंकवाद के अब्बाओं की अगली नस्ल आज तक ने दर्ज किया है कि पाकिस्तान के आतंकवादी ही नहीं, बड़े बड़े नेता और सैनिक अफसरान भी अपने बेटों को लश्कर और हिजबुल का चेहरा बना चुके हैं। उन्होंने हमारी संप्रभुता के सबसे पवित्र मंदिर पर हमला किया। उन्होंने हमारी जीवन रेखा पर हमला किया। उन्होंने हमारी आर्थिक राजधानी को रौंद डाला। उन्होंने हमारी शक्ति के सैनिक कट्टों को चुनौती दी। चला तो जब उसकी पेशी थी तो वहाँ जब आजान का वक्त होता है, जोहर का टाइम होता है, एक आदमी। पाकिस्तानी हिमाकतों का काला हिसाब इंसानियत के हर बही खाते में दर्ज है। लेकिन वैश्विक आतंकवाद की राजधानी बन चुका एक देश इतने विशेषणों पर ही संतुष्ट और शांत होने को तैयार नहीं है। उसे आतंक के नए पन्ने लिखने हैं, सभ्यता के सीने पर कुछ और कीलें ठोकनी है, और इसके लिए अब वो अपनी नई नस्लों को तैयार कर रहा है। मीडिया में भी मौजूद है। इदारों की कसम, मुझे पनामा के लूटे पैसों का, पाकिस्तान के चोरी शुदा अमवाल का उतना फिक्र नहीं जितना तारीख के आजादी कश्मीर के कत्ल का गम है। मगर मैं एक बात कहूंगा, इंशाअल्लाह मुजाहिदीन अपना काम करेंगे। फौजें कश्मीर में उनकी आ रही हैं, जिहाद जारी है। आज तक आतंकवाद के रास्ते पर अपने अब्बाओं के नक्शे पर चल पड़ी औलादों के सबूत लेकर आया है, और वो भी सीधे लाहौर से। आप ये जानकर सहम उठेंगे कि पाकिस्तान की सरकारों और सेना में बड़े बड़े ओहदेदारों की औलादें आतंकवाद को अपना धर्म बना चुकी हैं। पाकिस्तान बनने जा रहा था तो पाकिस्तान बनने से चंद अय्याम कबल कश्मीर के लोगों ने कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर डाला था। इस एतबार से मैं ये कह सकता हूं कि तहरीक आजादी कश्मीर तहरीक पाकिस्तान का तसलसल है। आतंक के अब्बा जानों की औलादें डिग्रियां लेकर दहशत के विश्वविद्यालयों की प्रोफेसरी में उतर चुकी हैं। आतंकवाद का यह नया खून उबल रहा है। नई नई तकनीकों और इरादों से लैस है ये। इसे देखिए, इसका नाम है तलहा सईद। हाफिज सईद का बेटा है और अमेरिका ने इसे लश्कर का सदस्य बताया है। अमेरिकी सरकार के इस दस्तावेज में हाफिज सईद के बेटे की विस्तार से तारीफ की गई है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि 25 अक्टूबर 1975 को पैदा हुआ तलहा 2005 से ही लश्कर तैयबा का सदस्य है। वो लश्कर के शिक्षकों के सेल का मुखिया रहा है। तलहा लश्कर के मीडिया सेल को भी देखता है और अपने पक्ष में लिखने के लिए पत्रकारों को अपने तरीके से राजी करता है। इसी के तहत वो लश्कर के लिए एक रेडियो चैनल चलाता है और एक पत्रिका भी निकालता है। लेकिन तलहा की सबसे बड़ी काबिलियत है भारत के खिलाफ जहर उगलना। पूरे पाकिस्तान में कश्मीर के पाकिस्तान से इल्हाक पर कौन बात कर रहा है? हाफिज सईद का बेटा तलहा अपने मामा अब्दुल रहमान मक्की से आतंकवाद की ट्रेनिंग ले रहा है। लेकिन तलहा अकेला नहीं है। पाकिस्तान के आतंकवादियों का दूसरा नाम अब्दुल गुल, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल हामिद गुल का बेटा। आईएसआई का मुखिया था हामिद गुल। याद कीजिए, लश्कर तैयबा ने यह मकाम हामिद गुल की छत्र छाया में ही हासिल किया है।
आतंकवाद की सीख अब्दुल गुल को अपने अब्बा से हासिल हुई और अब भी जब वो बोलता है तो दहशत का रंग देखने लायक होता है। मैंने कहा मैं आप पे यकीन करता हूं क्योंकि मुझे मालूम है ISI पाकिस्तान की पहली दिफाई लाइन है। इसके खिलाफ जहर उगल के दुश्मन हमें आपस में वरगलाना चाहता है। आतंकवाद के अब्बा की तीसरी औलाद एजाजुल हक, बदनाम तानाशाह जिया उल हक का बेटा, हाफिज सईद का कट्टर समर्थक, दिफा काउंसिल का सक्रिय नेता, पाकिस्तान में मंत्री रह चुका है। प्लेटफॉर्म से मैं इस बात को कंडेम करूंगा जो हाफिज सईद साहब को पाबंदी से हासिल किया गया, और साथ साथ ये कहूंगा कि कौम जो है, कौम को इत्मीनान में लिया जाए, खुलकर बताया जाए कि क्या वजूहात है, क्या उन्होंने दहशतगर्दी की है, क्या उन्होंने ऐसा काम किया है, सिवाय इसके कि अक़वाम मुत्तहिदा ने उनको सैलाब के अंदर और अर्थक्वेक जिसकी बात की साबिक सदर आज़ाद कश्मीर ने, कि उनको अक़वाम मुत्तहिदा ने भी सर्टिफिकेट दिए, वर्ल्ड बैंक अपना यूनाइटेड नेशंस ने, कि इस जमात ने जो है कि बड़ा इंतहाई सोशल वेलफेयर के काम किया। साफ है कि पाकिस्तानी आतंकवाद के अब्बाओं की औलादें भारत के खिलाफ गश्त पर निकल चुकी हैं। उनका एक ही मकसद है भारत की बर्बादी, उनकी एक ही चाहत है कश्मीर में कत्लो गारत, और उनका एक ही सपना है लोकतंत्र का विनाश। भारत में इनकी मिलीजुली ताकत इतनी बड़ी है कि सेना से लेकर सत्ता तक इनके इशारों पर नाचती है। अशरफ वानी, लाहौर, आज तक। बड़ी खबर आपको बता दें, लाहौर में हाफिज सईद के बेटे तलहा तक पहुंचा। आज तक हाफिज ने भारत की सख्ती के आगे पाक पर बताया दबाव। पाकिस्तान सरकार नहीं दे पा रही है भारत को सही से जवाब। पाकिस्तान को कश्मीरियों की तकलीफ का एहसास नहीं। जमात-उद-दावा जम्मू कश्मीर के लिए लड़ता रहेगा। पाकिस्तान सरकार नहीं दे पा रही भारत को जवाब, और इसीलिए जमात-उद-दावा लड़ता रहेगा। हैरान करने वाली खबर ये। हाफिज सईद के बेटे तलहा तक पहुंचा आज तक। लाहौर में तलहा से मिला आज तक। हाफिज ने मानी पाकिस्तान पर दबाव की बात। पाक नहीं समझता कश्मीर की तकलीफ। ये बेहद खास रिपोर्ट बड़ी मुश्किलों से लेकर आए हैं हमारे सहयोगी अशरफ वानी। क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी में, जरा ध्यान से देखें आप। हमारे साथ तलहा सईद हैं, प्रोफेसर हाफिज सईद के साहिबजादे भी हैं, और कहीं ना कहीं अब जमियत-उद-दावा जो है वो भी चलाते हैं। हाफिज साहब, आप मुझे ये बताइए कि क्या जिस अंदाज से कश्मीर में देखा जा रहा है कि जो मिलिटेंसी का दौर 90s में शुरू हुआ, वो अब कहीं ना कहीं युवाओं के बीच जा रहा है, जिसका फिगर बुरहान वानी बन रहा है, तो पाकिस्तान में भी जो जहादी संगठन हो, जो अलग अलग संगठन हैं जो कश्मीर के काज को मदद कर रहे हैं, उनमें भी लीडरशिप की चेंज आ रही है, और क्या आप जमियत-उद-दावा को अब पूरा समय दे रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं? सबसे पहली तो बात यह है कि आपके सवाल के जो कुछ पहलू हैं, अगर उनके रुख को दुरुस्त किया जाए तो फिर मुझे जवाब देना भी मेरे लिए आसान होगा। तो एक तो बात मैं ये कहूँगा कि कश्मीर की जो तहरीक है उसको मिलिटेंसी के नाम से या एक मनफी अंदाज से जिक्र नहीं किया जाना चाहिए। ये एक हिंदुस्तान का जो नाजायज़ और गासिबाना तसल्लुत और कब्ज़ा है, उसके ख़िलाफ़ एक हक़ खुद इरादियत की उनकी एक जस्टिफाइड और लेजिटिमेट एक तहरीक है, जो दुनिया का हर उसूल कानून उसकी तायीद करता है। तो उसके मुख्तलिफ़ पहलू हैं जो कि मकबूजा कश्मीर में हम देख रहे हैं, और उन तमाम पहलुओं के लिए हम अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर हो या इंटरनेशनल लॉ हो, उससे हम बाकायदा एक तायीद देखते हैं। तो इस एतबार से कश्मीर की तहरीक को मैं नहीं समझता कि जो लोग इसको मिलिटेंसी कहकर एक मनफी अंदाज से जिक्र करते हैं, मैं उसको दुरुस्त नहीं समझता। मैं इस तहरीक को 100% जस्टिफाइड और लेजिटिमेट तहरीक समझता हूँ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त तहरीक चल रही है, और आपने कहा कि जिस तरह मुख्तलिफ नेटवर्क और सेटअप काम कर रहे हैं, तो यकीनन क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की जगलर वेन है, पाकिस्तान की शाहरग है, इसलिए पूरी पाकिस्तानी कौम का ये फरीज़ा बनता है। उसमें सारी जमातें भी आ जाती हैं, उसमें रियासत भी आ जाती है, उसमें सरकार भी आ जाती है, उसमें पाकिस्तान का हर शहरी उसमें आ जाता है।
तो चूँकि पाकिस्तान की वो शारक है और पाकिस्तान का हिस्सा है, इसलिए पाकिस्तानी होने की हैसियत से हर शख्स का ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी भरपूर इसके लिए अपना हिस्सा डाले, अपनी तरफ से क़ुरबानी पेश करे। वो जो है माली हो, जानी हो, किसी भी एतबार से हो, सियासी हो, अखलाक़ी हो, तो हर एतबार से ये एक जस्टिफाइड तहरीक है और हर पाकिस्तानी को इसके अंदर भरपूर तरीके से यानी हिस्सा लेना उसका फरीज़ा बनता है, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन तला साहब आप पाकिस्तान में हैं, इस वक्त हम लाहौर में हैं। मैंने देखा आप अभी एक रैली कर रहे थे, उसमें सैकड़ों लोग आए थे अलग अलग जगहों से, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत कितना आपका साथ देती है? क्या ये जो आपका जो आपकी जो ये कम्बिनेशन कहें अलग अलग पार्टियों की, अब पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ है, हिंदुस्तानी सरकार के खिलाफ है, और कश्मीर में जो आज़ादी की लड़ाई है कैसे लड़ेंगे आप? देखें, मेरा ख्याल है कि आप जो सवाल कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा उलझावपन है। पाकिस्तान की सरकार हम समझते हैं कि इस हवाले से दबाव में है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है हिंदुस्तान ने जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसने बहुत ज़्यादा मुल्कों में जा के उसने जो है एक नेगेटिव किस्म का प्रोपेगेंडा किया है। उसके तहत हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव आता है और हमें जो एतराज़ है या जो हम बात करते हैं वो इस एतबार से कि हुकूमत पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको इस पर जो रिस्पॉन्स देना चाहिए था, जिस एतमाद के साथ और जिस जुर्रत के साथ, उसमें हम एक कमी देख रहे हैं। तो हम उसके लिए एक मुस्बत अंदाज से, एक खैरखाही के अंदाज से पॉजिटिवली हम उनको इस पे नसीहत करते हैं, एक सेहतमंद एक यानी मुस्बत क्रिटिसिज्म करते हैं, तनकीद करते हैं कि वो अपनी पॉलिसियों का ऐसा अंदाज ना अपनाएं जिससे आपका दुश्मन आप पर मज़ीद तसल्लुत करना चाहे। तो हमारा हुकूमत पाकिस्तान के साथ इस अंदाज से है। बाकी यह है कि चूँकि हमारा मुल्क के अंदर एक बहुत मुस्बत किरदार है, तो हुकूमत जो करती है हमारे साथ, जो ज़्यादती भी करती है, बैनुल-अक़वामी दबाव के तहत भी करती है, हम उस पर दरगुजर करते हैं और हम उसको इग्नोर करते हैं। और हम एक सच्चे पाकिस्तानी और सच्चे मुसलमान होने की हैसियत से एक इसार कुर्बानी के जज्बात के तहत हम इस पर सब्र करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसके नतीजे में पाकिस्तान को और मुसलमानों को इस सारी आजमाइश से निकाले और महफूज रखे। आखिरी बात जानना चाहेंगे आपके, अब क्योंकि पहले तो आप इस तरह से अपने इस जमीयत उद-दावा जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसके साथ इस तरह जुड़े नहीं थे, अब तो पूरी तरह से आप जुड़ गए हैं। क्या इसका असर ज़मीन पर दिखेगा? कश्मीर में जो अलग अलग कार्रवाइयाँ हैं जिनमें से आपका मानना है कि जमीयत उद-दावा अलग है, लश्कर तैयबा अलग है, और लश्कर तैयबा और जमीयत उद-दावा क्या एक है या ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन? ये बात आपका एक वैलिड क्वेश्चन है। लश्कर तैयबा एक मकबूजा कश्मीर की वहाँ की इलाकाई तहरीक है। वहाँ कश्मीर के अंदर से लोग, आपने देखा होगा जो मुख्तलिफ पिछले जो वाक़यात हुए हैं और जो सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसमें लश्कर के जो कश्मीर के लोग हैं वो उसमें सारे के सारे इन्वॉल्व थे। इस एतबार से कश्मीर और यानी JUD में और LET में, लश्कर तैयबा में और जमात उद-दावा में एक वाज़ेह फ़र्क है। लोग इस फ़र्क को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। लेकिन एक एतबार से कि चूँकि कश्मीर की एक पूरी कश्मीर कॉज़ है, कश्मीर की पूरी तहरीक है, तो सारे पाकिस्तान के सियासतदान हो, ज़िम्मेदारान हो, कोई भी हो, तो पूरे कश्मीर काज के जनरली तौर पर, उमूमी तौर पर जमात उद-दावा भी उसके अंदर भरपूर तरीके से हिस्सा भी लेती है और अपनी राय का इजहार करती है और अपना इस सारे कश्मीर काज में अपना किरदार भी अदा कर रही है। लेकिन एज जो जिसे कह सकते हैं कि लश्कर तैयबा जमात उद-दावा को जवाबदेह हो, जो कि सबॉर्डिनेट के तौर पर होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आखिरी बात जानना चाहेंगे, ज़मीन पर आप, अभी मैं सुन रहा था आपके अलग अलग यहाँ बुज़ुर्गों को कह रहे थे कि जो जहाद है उसको तेज़ किया जाएगा, जो लड़ाई है भारत के साथ वो उसको तेज़ किया जाएगा। तो उसका मकसद क्या, अगर लबुलहा में कहें तो क्या हम माने कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से ज़्यादा जहादी ग्रुप जो हैं वो जाएंगे कश्मीर में या हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में, और वहाँ पर ज़्यादा खून खराबा होगा, ज़्यादा लड़ाई होगी? मेरा ख्याल है कि इसको इस अंदाज से ना देखा जाए कि यहाँ से उधर जाएंगे। देखें, वहाँ कश्मीर के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ा लावा है जो पक रहा है।
कश्मीर के लोग, आप ये देखें कि यहाँ पाकिस्तान के लोगों के अंदर जो जज्बात हैं, शायद वो उसके अशरे अशीर भी नहीं है जो जज्बात इस वक्त कश्मीर के अंदर हैं। वो बडगाम हो, वो कोलगाम हो, वो जनूबी कश्मीर का सारा इलाका हो, श्रीनगर के सारे इलाके हों, आप उस पर ज़रा देखते नहीं है कि कोई अगर शहीद होता है तो लाखों के मजमे होते हैं। ये एक बेहद बेहद एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अशरफ वानी ने किया है हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद का, और उसने माना है कि जमात-उद-दावा और लश्कर तैयबा एक हैं। उसने कई सारे खुलासे किए हैं यहां पर। इस खास इंटरव्यू को आप देख रहे हैं, बहुत क्रांतिकारी में। लेकिन सीधे चलते हैं हम यहां पर। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शफकत सईद, कर्नल शफकत सईद पाकिस्तान से हैं। हमारे साथ जनरल एसपी सिन्हा यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले जो बयान आया है तलहा सईद का, मैं उसी से यह सवाल लूंगा। वो कहता है कि पाकिस्तान की सरकार के ऊपर दबाव है, यानी कि सरकार पे दबाव है, लेकिन आर्मी और आईएसआई का पूरा सपोर्ट है। ये साफ दिखाई देता है एकदम। यानी कि अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में सरकार नामक कोई चीज ही नहीं एकदम। और ये जो कुछ भी हो रहा है इससे कैसे निपटेंगे? एकदम। देखिए, आपको आतंकवाद का जो स्ट्रक्चर है, टेरर स्ट्रक्चर, वो समझने की जरूरत है। वो टेरर स्ट्रक्चर का आका है, मालिक है, डायरेक्टर है पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई। टीयर 1 संगठन में आ जाते हैं लश्कर तौबा, हिजबुल मुजाहिदीन, आपके सलाउद्दीन, ये सब कम, ये टीयर 1 आतंकवादी संगठन है। टीयर 2 में कहूँगा मैं कश्मीर के अंदर हुर्रियत लीडर्स, JKLF, ये सब टीयर 2 में आते हैं। टीयर 3 में मैं कहूँगा, टिप्पणी करूँगा कि जो सिंपैथाइजर्स हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं, जो लॉजिस्टिक्स बेस्ड सप्लाई करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, खाना देते हैं, पैसा देते हैं, दवाई देते हैं, एम्युनिशन सप्लाई करते हैं, आर्म्स, ये फेक करेंसी नोट पहले ट्रांसफर करते थे, जो करेंसी हवाला के माध्यम से आता है वो इनको देते हैं। ये है टीयर 3। और चौथा टीयर है OGW, ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो एक्चुअल मुखौटा है, पाकिस्तान डायरेक्टर के मुखौटा है और एक्चुअल ग्राउंड पे तबाही करते हैं। ये 4 स्ट्रक्चर है, समझने की जरूरत है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी तो पाकिस्तान में है ही नहीं, प्रजातंत्र। निपटेंगे कैसे सर? इसका निपटने का एक ही तरीका है। देखिए, अलग अलग तरीका है। पाकिस्तान के पहले तो पाकिस्तान का जो आतंकवाद का चेहरा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरी तरह से उजागर हो रहा है, सब लोग समझ रहे हैं जी। भगवान का शुक्र अदा कीजिए कि अब अमेरिका के समझ में आया है कि कई सालों से, 2-3 डिकेड से एक 22 करोड़ की आबादी वाली देश, इतना महाशक्तिशाली देश अमेरिका का बेवकूफ बनाता रहा है। मैं फंडिंग की बात कर रहा हूं। $33 बिलियन अमेरिका ने कई सालों, पिछले सालों में पाकिस्तान को दिया है। $14 बिलियन। अब कम हो गई वो फंडिंग में। एक मिनट, यहां पर शफकत हमारे साथ हैं, शफकत सईद साहब। शफकत सईद साहब, मुझे एक चीज बताएं आप, एक नस्ल कम पड़ गई थी जो दूसरी नस्ल को नासूर बनाया जा रहा है। देखें जी, ये आप बहुत जबरदस्त किस्म के खुलासे कर रहे हैं, लेकिन ये खुलासे किसी काम के नहीं है, क्योंकि आप एक चीज को सही बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, किसी काम के नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो आदत है, आपने ही पाला है। किसी भी तरीके से इन लोगों को जिनके आपने, देखिए एक वक्त में एक बंदा बात कर सकते हैं, मुझसे जब आप बात पूछ लेते हैं तो मुझे बनाए मेहरबानी जो आप पूरे करने दीजिए, या आप बोलते रहे, मैं सुनता रहूंगा, इतनी देर से सुन रहा हूँ और भी सुन लूंगा। नहीं, आप फरमाएं, आप फरमाएं। मैं कह रहा हूँ जी, मैं गुजारिश कर रहा हूं। मुझे लगता है आपके झूठ को शायद ईश्वर भी नापसंद कर रहा है। आपका सिग्नल अटक गया, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। लेकिन ये हैरान करने वाली रिपोर्ट है सर। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, ओसामा बिन लादेन को 2011 में मारा गया है, लेकिन ओसामा के आतंकवादी बेटे साद बिन लादेन को अमेरिकी ड्रोन्स ने 2009 में पाकिस्तान में खत्म कर दिया। मेरा सवाल यह है, हम ऐसा प्रीएम्प्टिव एक्शन क्यों नहीं ले सकते? देखिए, इसको मैं 2 हिस्सों में, क्योंकि यहां पर दूसरी नस्ल तैयार हो गई है। देखिए, इसको मैं 2 हिस्सों में बांटना चाहूंगा। आपके इस प्रश्न का जवाब 2 हिस्सों में दूंगा। पहला, भूतकाल में इस देश में का जो इंप्रेशन था वो सॉफ्ट स्टेट का इंप्रेशन था। जब नवाज शरीफ यहाँ के प्रधानमंत्री को बोलता है कि वो देहाती औरत है और उस पार्टी का कोई सदस्य आवाज तक नहीं उठाता, इतना हम लोग मतलब भीगी बिल्ली की तरह व्यवहार करते थे। अब उसमें बदलाव आया है। अब
टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा की फिलॉसफी है। लोकल कमांडर्स को ऑपरेशनल फ्रीडम, टैक्टिकल फ्रीडम ग्राउंड पे दी जा रही है। उसका नतीजा है कि 102 आतंकवादी मारे गए हैं। 102, रफली अबाउट 200 आतंकवादी कश्मीर में घूम रहे हैं, जिसमें से 102 50% मारे गए हैं। तीसरी बात है कि आप इसका ले लीजिए, आप लश्कर तौबा का प्रेजेंस कश्मीर में ले लीजिए। पहले बुरहान वानी मारा जाता है, उसके बाद उसका सक्सेसर मारा जाता है, उसके बाद मूसा उस संगठन को छोड़ देता है। अब इस्माइल, अभी अबू दुजाना मारा गया, अब इस्माइल टेक ओवर किया है। तो जैसे जैसे सक्सेसफुल प्लान आता रहा है वैसे वैसे वो लीडर एलिमिनेट होता है। लेकिन सर मेरा सवाल जो था, हम लोग रिएक्टिव है, प्रीएम्प्टिव नहीं है। हमारे साथ कर्नल शफकत सईद जुड़ चुके हैं। शफकत सईद साहब, आप कुछ फरमा रहे थे और मेरा सवाल आपसे यह था कि एक जनरेशन तो खराब हो ही गई है, अब उसकी दूसरी जनरेशन, हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, जियाउल हक का बेटा एजाजुल हक, हामिद गुल का बेटा अब्दुल्ला गुल, ये सब दिफाए पाकिस्तान के सदस्य हैं, आतंकवादियों को भड़काते रहते हैं। क्या दूसरी जनरेशन को नासूर नहीं बना रहे हैं आप? देखिए जी, ये 2 जनरेशन नहीं है, ये 5 जनरेशन गुजरी हैं, 70 साल हुए हैं। और ये जनरेशन उस वक्त तक इसी मामले में लगी रहेंगी जब तक कश्मीर का मसला एग्जिस्ट करता है। ये जनरेशन कश्मीर की पैदावार हैं और ये उस वक्त तक पैदा होती रहेंगी जब तक कश्मीर का मसला मौजूद रहेगा। आपको कश्मीर के मसले को समझने की जरूरत है, जो आप नहीं समझ पाए हैं। आप इसको एक बहुत बारीक और तंग नजर से देख रहे हैं। आप इसको जरा बलीग नजर से देखें, आप इसको समझने की कोशिश करें तो फिर आपको समझ आएगी। ये आपके जितने भी तबसरे और खुलासे हैं, ये आपको किसी किस्म में मदद नहीं देंगे अगर आप कश्मीर के मसले को सही अंदाज से नहीं जांचेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि आप लोग मत पाकिस्तान को बीच में शामिल करें, अपनी खुद सोल सर्चिंग करके इस मसले का हल तलाश करें। और मैं आपको ये वसूख से कह दूं कि जिस तादाद में हिंदुस्तानी फौज कश्मीर में मुतय्यन है और सरहद के ऊपर जो निज़ाम आपने लगाया हुआ है, उसमें पाकिस्तान से दाखिला एक बिल्कुल जुएशियात मुमकिन ही नहीं है, मुमकिनात में है ही नहीं। तो कश्मीर में इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल इंडिजिनस है और अपनी बात करने के लिए, अपनी शोहरत के लिए या किसी भी वजह से यहाँ पे लोग बहुत बातें करेंगे। एंड सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड लॉस हैज नन। तो जब भी कोई वाकया होगा तो उसके ऊपर बहुत सारे लोग चैंपियन बनेंगे। मुझे भी आप कहीं कहते हुए सुन लेंगे कि इस बंदे को मैं जानता था। तो आप इन बातों के ऊपर मत जाएं। बराए मेहरबानी कश्मीर के मसले को आप लोग दुरुस्त नजर में तय करने की कोशिश करें ताकि ये मसला सिरे से खत्म हो जाए। कर्नल सईद, मेरा आपसे एक प्रश्न है और उस प्रश्न का उत्तर दें कृपा करके। ये कश्मीर का मुद्दा क्या है? जब 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा बन गया, तो उसमें आपका क्या रोल है? आपकी क्या लीगल स्टेटस है? हु आर यू? हजरत, आप मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं। मैं आपसे इंतहाई तमीज और दुरुस्त अंदाज में, मुअद्दबाना अंदाज में बात करना चाहूंगा। आपके इस सवाल के जवाब में मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूं कि निजाम दक्कन के साथ क्यों महाराजा वाला सलूक नहीं किया गया? आपने निजाम दक्कन को क्यों नाको चने चबवाए? आपने क्यों उसके साथ वो सलूक नहीं किया जो आपने महाराजा के साथ किया? आप क्या बात कर रहे हैं जनाब? आपने तो देखिए, निजाम ने अपनी मर्जी से, आपसे पूछ के नहीं, अपनी मर्जी से हिंदुस्तान का वो हिस्सा बने। महाराजा हरि सिंह आपके जो कुदृष्टि थी उसके वजह से वो जानते थे कि आप परेशान करेंगे कश्मीर को, और वो जानते थे कि कश्मीर हिंदुस्तान में ठीक से रह सकता है। आपका क्या इंटरेस्ट है? कानूनी क्या स्टेटस है कश्मीर में? आप बोलते हैं कश्मीर का मुद्दा क्या है? असल आप बताइए क्या मुद्दा है? हु आर यू टू इंटरफेयर इन कश्मीर? आप होते हैं कौन? कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। यदि कोई समस्या है तो हिंदुस्तान की सरकार संभालेगी। दूसरी बात, आप कहते हैं कि अंदरूनी मामला है। आपका हाफिज सईद बोलता है हम आतंकवाद करते हैं।
डेविड हेडली एडमिट करता है, कसाब एडमिट करता है, सलाउद्दीन टीवी इंटरव्यू पर बोलता है, नईम खां आपका हाफिज सईद का ये गिलानी का बेटा एडमिट करता है कि आप इन्वॉल्व है, और तब कहते हैं कि कश्मीर अंदरूनी मामला है। आप पाकिस्तान अपना चरित्र संभालिए, आप अपने देश के नाम से कुछ सीखिए। आपका नाम है देश का पाकिस्तान। आपकी सब हरकतें एकदम गंदी से गंदी जितनी हो सकती है वो है। आप कायरता के प्रतीक हैं, आप कायर देश के कायर आर्मी के कायर सिटीजन हैं। आपने कारगिल वॉर में अपने जवानों को मरवाया, फौजियों को, और उसके बॉडी तक को क्लेम नहीं किया क्योंकि आपका खुलासा हो जाता कि आपने चढ़ाई की थी। आप इस तरह से सम्मान करते हैं अपने फौजियों का, उसके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करते हैं। अरे हिम्मत था, हमने कॉफिन दिया, हमने आपके जवानों को बॉडी का सम्मान दिया। आपकी तो यह चरित्र है, धिक्कार है आपकी इस धरती पे। इतना ही नहीं, अबू दुजाना के शव को भी लेने से आपने मना कर दिया। जब आप बात करते हैं कि आप मैं शफकत सईद साहब, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, आपका जवाब जरूर लूंगा मैं। अगर ये इंटरनल मैटर है तो आपके आतंकियों के पास से पाकिस्तान में बने हथियार, पाकिस्तान में बनी चीजें कैसे मिल जाती हैं जो मारे जाते हैं? हम चाहें जितना तेज सोचें, लेकिन आतंकवाद का सिस्टम उससे आगे की रणनीति बनाकर रखता है। कमांडर अबू दुजाना के खात्मे के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि लश्कर ने उसका नया चेहरा खोज लिया। एक अबू का जवाब दूसरा अबू इस्माइल कश्मीरी आतंकवाद का नया पोस्टर बॉय है। अबू दुजाना तो मारा गया, लेकिन क्या दुजाना आतंकवाद की आखिरी फसल था? और क्या इसके बाद हमले कम होने लगेंगे, खून खराबा कम होने लगेगा, कश्मीर अमन की ओर लौटने लगेगा, घाटी से बारूद की गंध छटने लगेगी? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब हासिल किए बगैर अबू दुजाना के खात्मे का मतलब साफ नहीं होगा। और इस वक्त का सच ये है कि अबू दुजाना का अगला पोस्टर बॉय मिल चुका है। अबू इस्माइल है कश्मीरी उग्रवाद का नया पोस्टर बॉय। वो पोस्टर बॉय तो बुरहान वानी के बदले जो भी उनका एलईटी का लीडर बन रहा है वहाँ पे, उसको पोस्टर बॉय कहला रहे हैं। अबू जवाना भी था, वो भी पोस्टर बॉय बन गया था। उससे पहले जिसकी भट्ट जो मारा गया था वो भी पोस्टर बॉय बन गया था। फिर जाकी मूसा जो था वो भी पोस्टर बॉय था, क्योंकि उसको बुरहान वानी के बदले लीडरशिप नहीं दी गई, तो अलग होके उसने अपना आतंकवाद ग्रुप खड़ा कर लिया और कहा कि मैं तो इस्लामिक स्टेट खलीफात काबुल कायम करूँगा और इस्लामिक स्टेट और शरिया वगैरह लाऊंगा। तो ये सारे के सारे अपने आप को पोस्टर बॉय कहलाते हैं। जो मर्जी कहने तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हम तो इनकी तलाश में हैं और जल्दी से जल्दी इनको ख़त्म करना चाहते हैं। दुजाना के मारे जाने के बाद अभी आतंकवादियों के मोहल्ले का मातम कम भी नहीं हुआ था कि उसके पोस्टर पर नया चेहरा चिपकाया जा चुका है। लश्कर तैयबा का नया कमांडर होगा अबू इस्माइल। अब देखिए कि अबू इस्माइल है कौन। अबू इस्माइल पाकिस्तान में पैदा हुआ आतंकवादी है। अमरनाथ यात्रा पर हुए हमले का मास्टरमाइंड अबू इस्माइल ही था। उसकी उम्र लगभग 35 साल है और वो भारत पर हमले के लिए तैयार किए जा रहे 200 आतंकवादियों का ट्रेनर है। बताते हैं कि इस्माइल जमीनी हमले का उस्ताद है और इसके लिए वो हिजबुल मुजाहिदीन से भी मदद लेता है। भारत में वो हिजबुल और लश्कर के बीच का पुल भी है। ये तो चेंज ओवर जो कमांड का है 3 महीने पहले हो गया था। अबू जवाना जो है आयशी में चला गया था। पाकिस्तान के एलईटी को मालूम था। अबू जवाना को कमांड हटा दिया गया था और वो जाके मिलना चाह रहा था जाकिर मूसा से अलकायदा के साथ में। और अबू इस्माइल जो अमरनाथ यात्रा के हमले में मास्टरमाइंड था, कमांड उसको दे दिया गया था। और ये चेंज ओवर कमांड अभी नहीं हुआ था, तकरीबन 3 महीने पहले हुआ था। लेकिन कमांड का हैंडओवर करने का मतलब ये है कि अबू इस्माइल को साफ तौर पे मालूम होना चाहिए कि उसकी बकाया ज़िंदगी भी कुछ दिन या कुछ हफ्ते ही है। हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उसके पीछे लगी हुई हैं। भाग जाए जहाँ भागना चाहता है, बचना चाहता है तो पाकिस्तान में वापस चला जाए, और वहाँ भी जाने की कोशिश करेगा तो इग्रेस के समय मारा जाएगा। अबू जवाना की भी कोशिश थी कि 2015 में इसका हिंदुस्तान में
जो टेन्योर था ख़त्म हो चुका था और इसको पाकिस्तान ने वापस बुलाया था, लेकिन 2015 से वापस नहीं जा पाया। इसी माफिक अबू इस्माइल भी है, अगर वापस भी जाना चाहेगा अपनी जान बचाने के लिए तो वापस नहीं जा पाएगा। इसको तो हर हालत में कश्मीर में ख़त्म किया जाएगा। बुरहान वानी के मारे जाने के साल भर के भीतर घाटी में आतंकवाद का तीसरा पोस्टर बॉय सामने आया है। पोस्टर बॉय इसलिए कि कम उम्र के ये लड़के कश्मीरी नौजवानों और बच्चों को अपनी ओर खींचते हैं। वो कौम के नाम पर अपने खूंखार इरादों में मासूम लोगों का विश्वास हासिल करते हैं और उस विश्वास को कागज के चंद टुकड़ों के एवज में पाकिस्तान के हाथों में गिरवी रख देते हैं। बुरहान वानी हो या अबू दुजाना या अबू इस्माइल, सिर्फ चेहरा बदलता है, उसका मकसद नहीं, उसके अनुयायी नहीं, उसका खतरा नहीं। और अगर गौर करें तो कश्मीर में आतंकवाद का हर पोस्टर बॉय अपने पिछले पोस्टर बॉय से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा खूंखार और ज्यादा बर्बर होता आया है। नतीजा ये होता है कि सुरक्षा एजेंसियां एक खतरे को खत्म करती हैं और उससे बड़ा खतरा सामने खड़ा हो जाता है। वानी से दुजाना और दुजाना से इस्माइल और इस्माइल से फिर कोई और। तो क्या कश्मीरी उग्रवाद एक निरंतर दुष्चक्र का हिस्सा बन चुका है या फिर इसका कोई जवाब और इलाज है? और अगर कोई इलाज है तो वो क्या है? क्योंकि बंदूक और बारूद के जवाब में बंदूक और बारूद की ही घेराबंदी कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए काफी नहीं लगती। लश्कर के खुखार आतंकी अबू दुजाना के मारे जाने के बाद अब लश्कर के पोस्टर बॉय के तौर पर अबू इस्माइल का नाम सामने आ चुका है। हालांकि अबू इस्माइल पिछले कई महीनों से आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है और पाकिस्तान के आकाओं से आतंकी गतिविधियों के लिए निर्देश लेता रहा है। 10 लाख का इनामी ये आतंकी 2 साल पहले घुसपैठिए के तौर पर दक्षिण कश्मीर में पाकिस्तान से दाखिल हुआ था। सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और पिछले 10 जुलाई को इसने अमरनाथ यात्रा बस पर भी हमला किया था। जानकारी ये भी है कि कुलगाम के जंगलों में ये अबू इस्माइल छुपा हुआ है, जिस पर सुरक्षा बलों की पूरी नजर है। अब सुरक्षा एजेंसियों ने अबू इस्माइल की खोज शुरू कर दी है। हालांकि उसे 6 महीने से खोजा जा रहा है, लेकिन अब इस तलाश को तेज कर दिया गया है। मुमकिन है उसे पकड़ लिया जाए या उसे वानी या दुजाना की तरह खत्म कर दिया जाए। आज नहीं तो कल ये होगा जरूर, लेकिन सवाल फिर वही खड़ा हो जाता है कि क्या इस्माइल के बाद आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी या क्या इन खलनायकों का आकर्षण कश्मीरी नौजवानों के बीच से खत्म हो जाएगा? इस सवाल का कुछ जवाब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है और बाकी भविष्य के गर्भ में कैद है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को कि शायद दुनिया की इकलौती ऐसी आर्मी होगी जो कि आतंकवादियों के पीछे छुपती है। अबू इस्माइल लश्कर का कमांडर बना दिया गया, लेकिन इसके साथ ही उसकी उम्र की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जितनी तेजी से सुरक्षा एजेंसियों ने उसके खात्मे के लिए ऑपरेशन तेज किया है, उससे पाकिस्तान की सांसें उड़ गई हैं। पिछले 7 महीने में 109 आतंकियों को ठिकाने लगाया जा चुका है। सेना 11 आतंकियों की फोटो लेकर सरगर्मी से तलाश रही है और 200 आतंकवादी उसकी हिट लिस्ट में। अबू दुजाना मारा गया, बुरहान वानी भी मारा गया और यकीन मानिए अबू इस्माइल भी इसी दुर्गति को प्राप्त होगा। भारत को पाकिस्तान के आतंकी निर्यात की शाश्वत नियति उसकी मौत है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने उसके मुकद्दर पर मौत का ठप्पा लगाना शुरू कर दिया है और इसी का नतीजा है कि पिछले 7 महीने में 109 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। तो इस सिक्योरिटी फोर्सेस ने फैसला कर लिया है, जहां मर्जी छुप जाओ, गुफाओं में छुप जाओ, जंगलों में छुप जाओ, पहाड़ों में छुप जाओ, गलियों में छुप जाओ, घरों में छुप जाओ, यहाँ तक कि आइलैंड में छुप जाओ, हम आपको ढूंढ निकालेंगे और फिनिश करेंगे। जो लीडर्स हैं उनकी लिस्ट बना दी गई है, हर SHO में उनकी फ़ोटो है, हर पुलिस कांस्टेबल उनकी फ़ोटो से उनकी शक्ल को पहचानता है, तो उनका बचना तो तकरीबन नामुमकिन है। और मेरा यकीन है कि मौजूदा सरकार जो है इस ऑपरेशन ऑल आउट को ख़त्म नहीं करेगी जब तक वैली में लास्ट आतंकी बर्बाद नहीं हो गया। पाकिस्तान में बैठे आतंक के अफवाहों को इस आंकड़े पर गौर करना चाहिए। सेना, राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने चुन चुनकर आतंकवादियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है
उन्हें समझ लेना चाहिए कि वो दिन गए जब आवाम के नाम पर वो कत्लेआम के राग छेड़ते थे और दिल्ली सुनती थी। जनवरी से लेकर जुलाई तक अब तक 109 आतंकी मारे जा चुके हैं। इस दौरान यह कश्मीर में आतंकियों के मारे जाने की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। इसके पहले 2010 में जनवरी से जुलाई के बीच 156 आतंकी मारे गए थे। पिछले साल यानी 2016 में जनवरी से जुलाई के बीच 77 आतंकियों को मारा गया था। सुरक्षा एजेंसियों ने केवल आतंकवादियों को ही मौत की नींद नहीं सुलाया है, अपनी गश्त से उनके इरादों को नाकाम भी किया है। देखिए कि इन 7 महीनों में सुरक्षा एजेंसियों ने घुसपैठ की 23 कोशिशें नाकाम की हैं। 10 जुलाई नौगाम सेक्टर में घुसपैठ नाकाम, 3 आतंकी मारे गए। 23 जुलाई माछिल सेक्टर में घुसपैठ नाकाम किया, 1 आतंकी मारा गया। 27 जुलाई गुरेज सेक्टर में घुसपैठ नाकाम किया, 3 आतंकी मारे गए। पाकिस्तान में बैठे आतंक के अब्बाओं की समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, क्योंकि धीरे धीरे उनके लिए घुसपैठ मुश्किल होती जा रही है और आतंकवादी इरादों का ऑपरेशन लगभग नामुमकिन। कुछ दिन पहले आर्मी ने एक शायद 12 की लिस्ट पब्लिश करी थी, उनमें से कुछ तो एलिमिनेट हो गए। अभी अगर 6 रह गए हैं तो उनको भी सिक्योरिटी फोर्स से टारगेट करेंगी। जब कामयाबी मिलनी शुरू होती है तो उसकी स्पीड भी बढ़ती है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाब होंगी, लोगों की जो मदद है टेररिज्म के लिए वो ख़त्म होती जाएगी और लोग फिर इंफॉर्मेशन भी देंगे। इनको पनाह नहीं देंगे। अगर ये ज़बरदस्ती किसी के घर में आके रहते हैं तो फिर वो इंफॉर्मेशन दे देगा। कई जगह होता है ये। तो शुरू में सक्सेस मुश्किल होती है जब तक लोगों को लगता है कि टेररिस्ट का अपर हैंड है, लेकिन जब उनको लगता है कि अब तो सिक्योरिटी फोर्सेस, समय की बात है, इन सब के दिन नंबर्ड होते हैं, इनकी जीवन की सीमा होती है हर टेररिस्ट की। जब उनको लोगों को पता लगता है भाई ये तो कुछ दिन के मेहमान हैं, तो अपने आप ही उनका जो लगाव थोड़ा बहुत है या सपोर्ट है वो कम हो जाती है। इसी साल 27 मई को सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर में 2 एनकाउंटर को अंजाम दिया था, एक रामपुर सेक्टर में तो दूसरा त्राल में। इस दौरान आर्मी ने 10 आतंकी मार गिराए थे। त्राल के एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर सब्जार अहमद भट्ट भी मारा गया था। सब्जार बुरहान वानी का उत्तराधिकारी था। बुरहान को सुरक्षा बलों ने पिछले साल 8 जुलाई को मारा था। जून के महीने में ही सेना ने 12 आतंकियों की हिट लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में आतंकियों के नाम थे, उनकी तस्वीरें थी और उनका परिचय भी। अबू दुजाना इस हिट लिस्ट में सबसे ऊपर था। इसके अलावा इस सूची में कई खूंखार कमांडर शामिल हैं, जैसे जुनैद अहमद मट्टू, अनंतनाग का कमांडर बशीर वानी उर्फ लश्कर, पुलवामा का कमांडर शौकत ताक उर्फ हुजैफा, लश्कर का कमांडर वसीम अहमद, हिजबुल का कमांडर जीनतुल इस्लाम। आतंकवाद के पाकिस्तानी अब्बाओं के इशारे पर नाचने वाली ये दैत्य हिंदुस्तान के अमन में आग लगाकर अपनी टोपियां सेकना चाहते हैं, लेकिन ऐसी हर आग से पहले अब उनके इरादों को ही भस्म करने की तैयारी मुकम्मल है। आतंकियों की हिट लिस्ट के अलावा भी सुरक्षा बल 200 आतंकवादियों की फोटो जेब में लेकर घूम रहे हैं। एक बार उनकी मालूमात हासिल होते ही उन पर फंदा कस दिया जाएगा। पाकिस्तान चाहे जो समझे, आईएसआई चाहे जो चाहे, सलाहुद्दीन हाफिज सईद चाहे जो बके, लेकिन उनके नाम भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने बारूद की राख से लिखा यह प्रेम पत्र रवाना कर दिया है कि दहशत की हर कोशिश के एवज में आपके पते पर आपकी आतंकी औलादों की लाशें रवाना की जाएंगी। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के कर्नल शफकत सईद कह रहे थे कि यह समस्या कश्मीर की अपनी है, जो कुछ भी हो रहा है कश्मीर के अंदर से हो रहा है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, जो सबसे पहले फ्रंट पर रहती है, सबसे पहले इंटेलिजेंस मुहैया कराती है, वो भी तो कश्मीर की ही है। सवाल यह है कि एक को मारो तो दूसरा खड़ा हो जाता है। अबू दुजाना को मारा तो अबू इस्माइल खड़ा हो गया। अब मेरे इस सवाल का जवाब मैं तलाशने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे साथ जनरल सेनाएं, सर एक को मारो दूसरा खड़ा हो जाता है। इस सिस्टम को, इनकी जो असेंबलिंग यूनिट है, इसको रोकने के लिए क्या कुछ हम कर रहे हैं? बिहार में एक लाल साग होता है जिसको काटिए तो 7 दिन के बाद फिर उग जाता है, फिर काटिए फिर उग जाता है। ज़्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होती है। यही है आतंकवाद जो पाकिस्तान से इमिनेट जो करता है, निकलता है, जो स्रोत निकलती है वहाँ से। एक काटो दूसरा खड़ा, दूसरा काटो तीसरा खड़ा। आपको पहले मूल कारण समझ, कहाँ अटैक करने से
ये लाल साग की जो जड़ है उसमें कौन सी एसिड डाली जाए ताकि वो पूरा जड़ से ही एकदम समाप्त हो जाए, ये सोच की जरूरत है। और वो जड़ दो पार्ट्स में टैकल करना पड़ेगा आपको, पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में और लोकल कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में। हमारी इंडियन पीनल कोड जो IPC 121 है, रेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट, और हमारी है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA, उसको और सशक्त करने की जरूरत है ताकि हरियत लीडर्स, गिलानी ऐसे लोग जो आउट ऑफ टर्न बेटा का एडमिशन करवाते हैं जी और सब फायदा उठाते हैं, प्रोटेक्शन लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता। एब्सोल्युटली। और इसमें भी एक और चीज है कि सैयद सलाउद्दीन का अपना बेटा जो है वो और उसका परिवार कश्मीर में सरकारी नौकरियां करता है, मेडिकल कॉलेज से पास आउट होता है और हम कुछ नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की, लेकिन इसका एक समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी में कल फिर लेकर आएंगे एक बड़ी खबर।